बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जैसे कि आपके इल्म है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इस वक्त सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर हैं और कल रात ही वज़ीर आज़म, उनके वफ़द और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात हुई। ये विज़िट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। सऊदी मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया और बैनुल अक़वामी मीडिया गैर मामूली कवरेज दे रहा है इस दौरे को। इस दौरे के साथ साथ आलमी मीडिया पर तज्ज़िये तबसरे भी किए जा रहे हैं। बहुत से सऊदी तज्ज़िया कार भी तबसरे कर रहे हैं कि आखिर एक तल्ख और सर्द ताल्लुकात पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक अरसे तक रहने के बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात में अचानक ये गर्म जोशी का आना और सऊदी वली अहद की जानिब से पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात, नेक जज्बात और गर्म जोशी भरे जज्बात, आखिर सऊदी अरब पाकिस्तान से क्या काम लेना चाहता है? इस दौरे के नतीजे में पाकिस्तान को क्या फ़वाइद हासिल होंगे? क्या हम ये कह सकते हैं कि मशरिक़ वुस्ता में बदलती हुई सूरत हाल और जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पोलिटिकल जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, क्या इसके तनाज़र में सऊदी अरब सफारती तन्हाई में जा रहा है? और इससे जुड़े हुए दीगर तमाम नुकते। नाज़रीन, हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं सऊदी अरब में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर एडमिरल रिटायर्ड हशाम बिन सदीक साहब। हशाम बिन सदीक साहब सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पे न सिर्फ उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी, बल्कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को बेहतर बनाने में, ताल्लुकात की बेहतरी में और सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की फलाह बहबूद में भी उन्होंने बहुत काम किया। मशरिक़ वुस्ता, सऊदी अरब आलमी ताल्लुकात, बैनुल अक़वामी उमूर पर गहरी नज़र रखते हैं और इस्लामाबाद में जो थिंक टैंक है इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसकी सरबराही भी कर चुके हैं। एडमिरल हशाम बिन सदीक साहब, प्रोग्राम दस्तक में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी। ये बताइए एडमिरल हशाम साहब के वज़ीर आज़म की मुलाकात हो चुकी, आर्मी चीफ उनके हमरा थे, कितना गैर मामूली दौरा है और जब भी ऐसे दौरे होते हैं और रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में ये इस किस्म के दौरे होते हैं, पाकिस्तानी क़यादत जब भी सऊदी अरब मदऊ की जाती है, ये तो चलो मजहबी एतबार से महीना जो है वो बरकतों और ब्लेसिंग्स वाला महीना है, लेकिन आप इस दौरे की अहमियत को कैसे देखते हैं? क्या पाकिस्तान को कुछ मिलने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मतीन साहब, मुझे मदऊ करने का और इस अहम मौजू पे गुफ्तगू करने का। मेरे नुक्ता नज़र में सबसे पहले ये बात समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बरादराना ताल्लुकात जो हैं हिस्टोरिक हैं, तारीख़ी हैं, मज़बूत हैं और एक सऊदी अरेबिया के साथ बरादराना ताल्लुकात पाकिस्तान की पॉपुलेशन की पॉपुलर एस्पिरेशन को ज़ाहिर करते हैं। जी। तो मैं समझता हूँ कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक एलाई है जिसने हर बुरे वक्त में और अच्छे वक्तों में पाकिस्तान के साथ ना सिर्फ ताउन किया बल्कि भरपूर मदद की है और पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। बिल्कुल जी बिल्कुल। हर मसले में, चाहे वो बैनुल अक़वामी सतह पे हो या रीजनल सतह पे हो, चाहे वो पुलवामा का इंसिडेंट हो, सऊदी अरेबिया ने एक इंतहाई मुस्बत और पाकिस्तान की खातिर एक बहुत अच्छा किरदार अदा किया। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया न सिर्फ इस्लामी के ममालिक के बल्कि पूरी दुनिया के लिए दो इंतहाई अहम मुल्क हैं और स्पेशली इस रीजन में और मशरिक़ वुस्ता के हालात के तनाज़ुर में जो चेंजिंग डायनामिक्स और चेंजिंग जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है इस खित्ते का, उसमें इन दो ममालिक का इंतहाई अहम किरदार होता है। तो ये जो ताल्लुकात हैं, मासवाई मैं ये समझता हूँ कि 2015 की जो पार्लियामेंट की डिक्लेरेशन के अलावा ताल्लुकात हमेशा इंतहाई खुशगवार रहे। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को एक मजबूत मुल्क देखना चाहता है। सऊदी अरेबिया ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान किसी भी तरह किसी भी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में या किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हो। इसलिए आपने देखा होगा कि पब्लिकली सऊदी लीडरशिप हमेशा पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को इंतहाई अहमियत देती है। इसीलिए हमें ये बात भी समझने की ज़रूरत है कि फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन रिलेशन ज़ीरो सम गेम नहीं है। जी।
हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात, हमारे तुर्की के साथ ताल्लुकात, जी। हमारे सीरिया की पॉलिसी, उसकी नोयत शायद सऊदी अरेबिया की पॉलिसी से डिफरेंट है। हम्म। तो हमें इसी तनाजुर में देखना चाहिए कि हमारे और सऊदी अरेबिया के इंटरेस्ट में है कि हमारे जो हिस्टोरिक ताल्लुकात हैं, चाहे वो सिक्योरिटी कोऑपरेशन है या जी। पॉलिटिकल कोऑपरेशन है, उसको मज़ीद वुसअत दी जाए। हम्म। जैसा कि आपने देखा कि नई अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में जी। मिडल ईस्ट की पॉलिसी में एक शिफ्ट आया है। उस शिफ्ट को देखते हुए सऊदी अरेबिया और ईरान के ताल्लुकात में भी बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। तो ये इंतहाई ज़रूरी था कि पाकिस्तान अपने ब्रादर इस्लामी मुल्क के साथ इस इन चेंजिंग डायनेमिक्स पे कंसल्टेशन करे, मिलिट्री लीडरशिप की हम्म। सतह पे और पॉलिटिकल लीडरशिप की सतह पे। और हम शुक्रगुजार हैं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के, जिन्होंने हमारी लीडरशिप को मदऊ किया। और मैं ये समझता हूँ कि इस दौरे के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात में मज़ीद वसअत होगी और एक ऐसी नहज पे जाएंगे जो कि ये दो स्ट्रेटिजिक पार्टनर्स डिज़र्व करते हैं। अच्छा, एडमिरल हिशाम साहब, ये फरमाइए कि ताल्लुकात में सर्द मैरी तो रही। एक साल पहले जब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का एक स्टेटमेंट आया OIC के बारे में, उसके बाद सऊदी क़यादत की जानिब से मुकम्मल खामोशी इख्तियार की गई, यानी खामोश तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार था। तो क्या हम ये समझेंगे कि सर्द मैरी और गर्मजोशी पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात में साथ साथ चलेगी, या अब सर्द मैरी नहीं रही? मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई सर्द मैरी थी, वो एक टेम्परेरी फेज है। हम्म। एक फितरी रिएक्शन होता है। अगर आप किसी जगह पब्लिक टायरेट करें अपने हम्म। दोस्त के खिलाफ, तो उसका एक फितरी रद्द-ए-अमल होगा। जी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें दोस्तों के मामले में और दोस्तों के ताल्लुकात के बारे में एक इंतहाई मुहतात रवैया इख्तियार करना हम्म। चाहिए। अगर किसी किस्म का कोई ऐसा डिसएग्रीमेंट है या कोई ऐसी बात उनसे कराना चाहते हैं, तो हमेशा पब्लिक डोमेन में वो बात नहीं होती। हम्म। तो बट दैट इज बिहाइंड अस। ये वन ऑफ इंसिडेंट में मैं ये समझता हूँ था, लेकिन हमारी ताल्लुकात की नोयत ऐसी एंड्योरिंग है हम्म। कि ये छोटे छोटे वाक़यात उस पे ओवरऑल डायरेक्शन पे इम्पैक्ट नहीं कर सकते। जी। और आपने देखा कि कोविड की वजह से और दूसरे खित्ते में जो चेंजिंग डायनामिक्स थी, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज हुई, तो जैसा ही फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी मिली, तो सऊदी लीडरशिप ने पाकिस्तान को एक अहमियत दी हम्म। और हमारी लीडरशिप को वहाँ इनवाइट किया और बड़ी गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया। हम्म। ये फरमाइए एडमिरल हिशाम साहब कि इस वक्त ख़ित्ते में जो बदलती हुई सूरत हाल है, जिसका आपने भी जिक्र किया, इस सारे तनाज़र में सऊदी अरब पाकिस्तान से मुमकिन तौर पर किस किरदार का मुतमन्नी हो सकता है? अगर हम जहन में ये रखें कि इस वक्त सऊदी अरब और ईरान की खुफिया टॉक्स भी इराक़ में चल रही हैं, इराक़ की निगरानी में, वो भी एक इंतहाई अहम पेशरफ्त होगी जब इन दोनों के ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर मामूल में आएंगे। उसके साथ यमन की सूरत हाल है। ये तमाम तर इन सूरत हाल के तनाज़र में, और हमें अफ़गानिस्तान भी नज़रअंदाज नहीं करना, क्या सऊदी अरब पाकिस्तान से किसी मुमकिन किरदार का मुतमन्नी है? देखिए, मैं पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात के बारे में क़यास सराइयों पे बिल्कुल यकीन नहीं रखता। जी। हमें प्रैक्टिकल सिचुएशन ऑन ग्राउंड हम्म। देखनी चाहिए। मैं यमन के सिलसिले में पाकिस्तान का किरदार एक कंसिस्टेंट रहा है। कि हम अपनी उसकी फ़ौज दो नहीं भिजवाएंगे। बिल्कुल। उसके दो पैरामीटर्स हम्म। हैं जी। एक तो जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन की जो टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके अंदर रहते हुए जो पाकिस्तान ने अपना किरदार भरपूर अदा किया। हम्म। दूसरा, पाकिस्तान की ये कमिटमेंट है कि सऊदी अरेबिया की सालमियत, जोग्राफियाई सालमियत, वो हम्म। पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत है। हम्म। तो ये हमारी एक प्रिंसिपल्ड काम की पॉलिसी है। जानिब से जी। हमारी एक स्टेटेड पॉलिसी है। जी। हमारा किरदार यमन वॉर में एंटायरली इन दो पैरामीटर्स के अंदर रहा है हम्म। और ये इंशाल्लाह आइंदा भी हम्म। कंटिन्यू रहेगा। आपको याद होगा कि 1971, 1965 की वॉर और बाकी
वॉर इन अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान हमेशा एक पेज पे रहे हैं, बल्कि सऊदी अरेबिया ने हमारी मदद भी की। तो इसलिए हमने इन दो पैरामीटर्स में रहते हुए यमन के वॉर को डील किया है, और ये इंशाल्लाह ऐसा ही रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि चेंजिंग डायनामिक्स के साथ ये यमन वॉर का भी इख्तिताम पजीर होगी, और इसका एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट होगी जो कि यमन के लोगों की उमंगों की भरपूर अक्कासी करेगी। रही बात अफगानिस्तान की, सऊदी अरेबिया एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, क्योंकि उनका अफगानिस्तान पे उनका किरदार रहा है तारीखी तौर पे। मैं ये समझता हूँ कि दोनों ममालिक की एक कॉमन इंटरेस्ट है कि अफगान पीस जो कि अफगान लेड हो और अफगान के लोगों की उमंगों की अक्कासी करे, उस पर हम दोनों का एग्रीमेंट है। और इस सिलसिले में जो भी किरदार पाकिस्तान एक जो कि नेबर होने की खातिर एक इंतहाई अहम किरदार है, बल्कि पूरी दुनिया हमारे इस किरदार को रिकग्नाइज करती है। बिल्कुल, इस नुक्ते पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। नाजरीन हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में एक मरतबा फिर खुशामदीद, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ते हुए रवाबित। इस तनाज़र में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और पाकिस्तान के सिपह सलार जनरल कमर जावेद बाजवा इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर हैं, और पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत ने सऊदी अरब की क़यादत के साथ इंतहाई अहम मुलाकातें की हैं। एडमिरल हिशाम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एडमिरल हिशाम साहब, इस मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान मुतअद्दिद मुफ़ाहमत की यादाश्तों और माहिदों पर भी दस्तखत किए गए। बहुत बड़ा इशू आता है, हमेशा पाकिस्तान ये हाईलाइट करता है कि पाकिस्तानी शहरी जो हैं बड़ी तादाद में सऊदी अरब में काम करते हैं और बाज़ मामूली जराइम पर सऊदी जेलों में पहुंच जाते हैं। एक MOU का ताल्लुक कैदियों के तबादले के हवाले से कितना अहम है ये इंतहाई अहम है। मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हैं, जैसे एक जॉइंट मिनिस्ट्रियल कमीशन है, और इसके अलावा बहुत सारी सब कमेटीज़ हैं जो गवर्न करती हैं ताल्लुकात। अनफॉर्चुनेटली उनकी एफिकेसी कई सालों से नहीं रही। लास्ट जॉइंट मिनिस्ट्रियल कमीशन की मीटिंग जो है वो 2018 में हुई थी। उसके बाद ये जो चंद MOUs जो भी और जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं, ये इंतहाई खुशाइंद अमर है। और मैं समझता हूँ कि ये स्पेशली प्रिजनर्स की ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस प्रिजनर्स के बारे में जो MOU है वो बहुत अहमियत का हामिल है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ कि चंद साल पहले तक सऊदी अरेबिया की प्रिजन्स में तकरीबन 3300 के करीब पाकिस्तानी ओरिजिन के प्रिजनर्स थे, जिनमें से तकरीबन 45 से 47% ड्रग रिलेटेड ऑफेंसेस में थे। चूँकि उनके सऊदी कानून बहुत सख्त हैं, तो उनका ट्रांसफ़र होना या उनकी सज़ा में कमी मुमकिन नहीं। बाकी जो लोग हैं वो तकरीबन पेटी क्राइम में और दूसरे घरेलू मामलात में या किसी ट्रैफिक वायलेशन में या दियत में या जुर्माने की सज़ा ना पूरी करने की सूरत में कैद हैं। तो इस ट्रांसफ़र ऑफ सेंटेंस प्रिजनर से उनकी वो ये अपनी कैद पाकिस्तान में पूरी कर सकें, पाकिस्तान में पूरी कर सकें। जी बताइए, इसके साथ ये बताइए कि एक इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी एक MOU पे दस्तखत हुए हैं, अगरचे कि कोई बहुत पुरकशिश इन्वेस्टमेंट नहीं है, $500 मिलियन की है, जिसके तहत सऊदी अरब पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्टमेंट करेगा। अगर हम देखें इंडिया के साथ, तो वहाँ पर सऊदी इन्वेस्टमेंट बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। तो आखिर ये इंडिया और पाकिस्तान में ये फ़र्क क्यों सऊदी सरमायाकारी का?
देखें, इसको हमें ओवरऑल ताल्लुकात के तनाजुर में देखना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे सिक्योरिटी और पॉलिटिकल ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे सोशो कल्चरल ताल्लुकात और स्पेशली इकनॉमिक ताल्लुकात उस नहज पे नहीं है कि जहां होना चाहिए। हमारी टोटल एक्सपोर्ट होवर करती हैं सऊदी अरेबिया को तकरीबन $350 बिलियन, और वहाँ से जो इंपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 2.5 से 3 बिलियन डॉलर्स की मोस्टली ऑयल रिलेटेड इंपोर्ट्स होती हैं। इसमें वसत पैदा करने की बहुत सारे मौके मौजूद हैं। जब क्राउन प्रिंस ने फरवरी 2019 में पाकिस्तान का दौरा किया तो वहाँ तकरीबन $40 बिलियन की सरमायाकारी की बात हो रही, जिसमें ऑल्टरनेटिव एनर्जी थी, RLNG की प्लांट्स की खरीदारी थी, $10-12 बिलियन की ऑयल रिफाइनरी की सेटअप की बात हो रही थी, और इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट की बात थी, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जो कि हमारी तरफ से प्रपोज किए गए थे और सऊदी अरेबिया वाज विलिंग टू इन्वेस्ट। तो बहुत सारा मसाइल कुछ हमारे एंड पे हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट्स को मार्केटेबल और फीजिबल बनाएं, ताकि हम न सिर्फ सऊदी अरेबिया बल्कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो है अट्रैक्ट कर सकें। आपको मालूम है कि गुज़श्ता चंद सालों से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो कमी का शिकार रही है। जहाँ तक सऊदी अरेबिया और इंडिया के माशी ताल्लुकात हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ क्रूड फ्रॉम सऊदी अरेबिया अलॉन्ग विद कोरिया एंड चाइना। तो उन्होंने उनकी जो रिफाइनरी में तकरीबन $30-40 बिलियन की का मुआहदा हुआ है, जिसमें 50% जो है भारत पेट्रोलियम की है। तो ये मौके हमारे पास मौजूद हैं। एक और बात इस सिलसिले में मैं ये करना चाहता हूँ कि हमारा जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मंसूबा है, जिसमें स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, इकोनॉमिक जोन्स हैं, वो 2030 को पाया तकमील होगा। ये बिल्कुल फिट इन बैठता है सऊदी विजन 2030। तो हमें इन दोनों माहिदों को बहुत सारी उस तनाज़ुर में देखना होगा, उस तनाज़ुर में देखना होगा, और हमें उस बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करने चाहिए, ताकि हम एक दूसरे के लिए सरमायाकारी के मौके पैदा कर सकें। सऊदी क़यादत पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, प्रोवाइडेड हम मौके पैदा करें और हम अपनी मार्केटिंग को बेहतर करें। एडमिरल हिशाम साहब, ये बताइएगा कि ईरान फैक्टर बहुत अहम है। पूरे मशरिक़ वुस्ता में जो अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल रही, वो ईरान सऊदी अरब कशीदगी भी रही, कतर सऊदी अरब कशीदगी भी रही। अभी इतलात ये आ रही हैं कि ईरान और सऊदी अरब की खुफिया टॉक्स चल रही हैं। कितना अहम है अगर सऊदी अरब और ईरान में ताल्लुकात मामूल पर आ जाते हैं और पॉलिटिकल विजिट्स होते हैं दोनों रियासतों के दरमियान, तो मशरिक़ वुस्ता के ऊपर और मजमूई तौर पर इस्लामी दुनिया पे इसका क्या असर पड़ेगा? कीपिंग इन व्यू के पाकिस्तान ने भी इस कशीदगी को कम कराने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया और दोनों बरादर ममालिक के साथ चलता रहा पाकिस्तान। जी बिल्कुल। ईरान और सऊदी अरेबिया स्पेशली मशरिक़ वुस्ता के पॉलिटिकल हालात के तनाजुर में उनके दरमियान एक खुशगवार ताल्लुकात कायम होना इंतहाई खित्ते के अमन के लिए इंतहाई ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि जो गुज़श्ता कई सालों से ये जो एक अनईज़ी काम जो प्रिवेल कर रहा था उसमें न सिर्फ खित्ते के ममालिक बल्कि बहुत सारी बैरूनी ताकतों की पॉलिसी का शाखसाना है। जैसे नई अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने पॉलिसी मिडल ईस्ट के पीस की तरफ एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट की तरफ कदम बढ़ाने शुरू किए हैं, तो ये जो बाकी खित्ते के लोग जो हैं जो कि अमन में रहना चाहते हैं, और ये हमारे सब के इंटरेस्ट में है कि ये इलाका पुरअमन हो ताकि यहाँ के माशी हालात बेहतर हो सके। और पाकिस्तान जो है विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशरी अगर ईरान और सऊदी अरेबिया जो कि तो बरादर इस्लामी मुल्क हैं, उनमें अच्छे और खुशगवार पॉलिटिकल ताल्लुकात
कायम होते हैं। जी, सो ये एक बड़ा ये वेलकम अहम स्टेप है, पेशरफ्त होगी यकीनी तौर पे, अहम अमन की पेश। जानिब अहम पेशरफ्त होगी। अब सिर्फ हमें ये बताइए कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर के तौर पे पाकिस्तानी कम्युनिटी से आपने डील किया, इस हवाले से ऑलरेडी ख़बरें ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आला सतह की तहकीकात का हुक्म दिया है। फैक्टर बड़ा अहम है। वज़ीर-ए-आज़म इस दौरे में पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी मुलाकातें करेंगे। आखिर कितनी अहम है कम्युनिटी की के इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करना, और ये इश्यूज़ क्यों आ जाते हैं? हमेशा ये कहा जाता है कि सफारतखाना परफॉर्म नहीं कर रहा। हम किसी के नाम लिए बगैर ये कहेंगे, हमेशा ये कहा जाता है कि जी सफारतखाने ने कम्युनिटी की जो शिकायत हैं उस पर फौरी तवज्जो नहीं दी। आखिर ये सफारतखाने और कम्युनिटी में गैप क्यों है एडमिरल हिशाम साहब? देखें, जो सऊदी अरेबिया में जो भी सफ़ीर हो, हम्म। उसकी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कम्युनिटी के साथ ताल्लुकात शामिल हैं। इसकी दो तीन वजूहात हैं। जी। ये बात सही है कि एम्बेसी की जानिब जो भी कम्युनिटी सर्विस की जाती है हम्म। उसमें बहर सूरत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश गुंजाइश रहती है। रहती है, बिल्कुल। हम्म। आप इस लेकिन आप को जो कैपेसिटी इशू है उसको हम्म। नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आप देखें कि अगर वहाँ सऊदी अरेबिया में जब मैं सफ़ीर था तो तकरीबन 2.7 बिलियन पाकिस्तानी थे। हम्म। अब आप इमेजिन करें कि सऊदी अरेबिया एक वसी और अरीज मुल्क है हम्म। जहाँ 27 लाख लोग हों, और उसको कंपेयर करें कि पाकिस्तानी किसी शहर जिसकी आबादी 27 लाख हो, हम्म। उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कितने लोग मामूर होंगे, कितनी हम्म। पुलिस, कितने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी हम्म। इदारे उसकी खिदमत में मामूर। जबकि सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान के पास एक कौंसलेट जद्दा में है हम्म। और एम्बेसी रियाद में रियाद है। में। हम्म। सऊदी अरबिया के कानून के तहत कोई और काउंसलेट या कोई और रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस नहीं खोल नहीं खोला सकता। जा सकता। हम्म। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देना चाहता हूँ कि तुर्की के तकरीबन 3 मिलियन एक्सपैट्स हैं जर्मनी में, हम्म। वहाँ उनके 14 काउंसलेट्स हैं। टर्की तो के जर्मनी में 14 कॉन्सुलेट्स हैं। हम्म। 14 काउंसलेट्स हैं टू लुक आफ्टर द कम्युनिटी अफेयर्स, जो टर्किश कि कम्युनिटी। तकरीबन 30 लाख है, रफली हम्म। तकरीबन 27 लाख और 30 लाख की मुमासलत आप देख सकते हैं। हम्म। तो एक कैपेसिटी इशू है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, और हम्म। एक मिनिस्ट्री और एम्बेसी या काउंसलेट में। लेकिन और जो डायस्पोरा है पाकिस्तान का इंतहाई वाइब्रेंट है, हम्म। और दो किस्म है। बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो कि 60s 70s में, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स थे, डॉक्टर्स हैं, चाहे वो इंजीनियर्स थे। इंजीनियर्स हैं, जिन्होंने सऊदी अरेबिया की सिस्टम्स बनाने में, गवर्नमेंट सिस्टम्स बनाने में और तरक्की में कलीदी किरदार अदा किया है। हम्म। और दूसरी जानिब हमारे जो मजदूर भाई हैं जिन्होंने अपने खून पसीने से हम्म। सऊदी अरेबिया की डेवलपमेंट में काम किया है। एट द सेम टाइम हम सऊदी हुकूमत के भी शुक्रगुजार हैं कि हम्म। उन्होंने इतनी बड़ी कसीर तादाद में पाकिस्तानियों को रोज़गार के हम्म। मौके फराहम किए। हम्म। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे जो लोग वहाँ जाएं वो लोकल लॉज के मुताबिक अपना कंडक्ट करें, हम्म। और लोकल जो हालात हैं उसके मुताबिक अपना। इस सिलसिले में जो ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन है या हम्म। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन है, उनका बहुत भी सारी किरदार है। एजेंसीज हैं, हम्म। उनका किरदार इंतहाई अहम है। मैंने बहैसियत सफ़ीर मोबाइल ऐप और कम्युनिटी के साथ एक ऑर्गेनाइज तरीके से हम्म। इंटरेक्शन रखा, और बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट भी की, और हम्म। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी मुझे भरपूर हिमायत हासिल थी। और तो मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इस बारे में हक बजानिब हैं हम्म। कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को, चाहे वो काउंसलर सर्विसेज हों, चाहे हम्म। वो दूसरी वेलफेयर सर्विसेज हों, हम्म। उनको बहम पहुंचाना हर सफारतकार की, हर सफारत खाने की एक अहम जिम्मेदारी है। हम्म। लेकिन इस बारे में किसी और मौके पे मैं आपको डिटेल गुजारिशात पेश कर सकता हूँ कि कैसे हम स्ट्रक्चरली इसको बेहतर बना सकते हैं। सऊदी अरबी हुकूमत हम्म। के साथ मिलके हम्म। अपने पाकिस्तानी भाइयों के हालात को मजीद बेहतर कर सकते हैं।
बहुत शुक्रिया। सऊदी अरब में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर एडमिरल हशाम बिन सदीक हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने तमाम तर पहलुओं का अहाता किया, ख़ास तौर पर कि इस दौरे की क्या अहमियत है और क्या मुमकिन तौर पर समरात पाकिस्तान को इस दौरे के नतीजे में मिल सकते हैं। एक मरतबा फिर एडमिरल हशाम बिन सदीक आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम दस्तक में शिरकत की। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। नाजरीन हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए बहुत नए चैलेंजेस सामने आए हैं और यूरोपीय पार्लियामेंट की जानिब से हालिया पास की जाने वाली करारदाद जो पाकिस्तान के बारे में है, इस करारदाद में पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हैं, इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के सदारत में भी एक इजलास हुआ, उसमें भी इन तमाम तर चैलेंजेस पर गौर किया गया। उसमें वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे। आज हम इस करारदाद के तनाज़ुर में बात करेंगे कि आया क्या पाकिस्तान में हकीकी तौर पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और तौहीन रसालत के कानून को GSP+ के साथ जोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ की क्या सूरत हाल है और इससे जुड़े हुए तमाम तर नुकात इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ज़ाहिद हफ़ीज़ चौधरी साहब। ज़ाहिद हफ़ीज़ चौधरी साहब, प्रोग्राम दस्तक में टाइम निकालने का और वक्त निकालने का बहुत शुक्रिया। ये करारदाद जो है, अगरचे कि आप अपनी रूटीन ब्रीफिंग में इसके ऊपर कमेंट दे चुके हैं कि पाकिस्तान को बहुत मायूसी हुई, लेकिन आज चूँकि हमारे साथ खुसूसी नशिस्त है, कुछ बताइए कि हमारे लिए कितनी तशवीश की बात है ये जो करारदाद यूरोपीय पार्लियामेंट की तरफ से आई है और जो इसमें नुकात उठाए गए हैं, हम उसे कैसे एड्रेस कर सकते हैं? अच्छा मतीन साहब, बहुत मेहरबानी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि बहुत सारे मीडिया में लोग ये सवाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये इसमें पाकिस्तान को जो GSP+ स्टेटस है उसे रिवोक करने की बात की, जो सबसे बड़ी खतरे की बात कही जा रही है। हालांकि उसमें रिवोक करने की बात नहीं है, वो रिव्यू करने की बात की गई है उसमें पाकिस्तान के GSP+ स्टेटस के हवाले से। उसमें ऑलरेडी एक रिव्यू का मैकेनिज्म मौजूद है, बायएनियल रिव्यू उसका होता है। जब से पाकिस्तान को ये 2014 से नाउ इट्स बीन 8 ईयर्स जो ये GSP+ स्टेटस मिला है, उसके बाद से एक बायएनियल रिव्यू होता रहा है और ये जितने भी अभी तक रिव्यू हुए हैं उनमें पाकिस्तान ने लार्जली सक्सेसफुली कंप्लीट किया है उस रिव्यू प्रोसेस को। तो पहली बात तो ये, और दूसरा ये जो रेजोल्यूशन है EU की, ये नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि हमें मायूसी हुई इस रेजोल्यूशन के आने से, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये रेजोल्यूशन और ये जो डिस्कोर्स वहाँ पे हुआ है यूरोपियन पार्लियामेंट में, दिस रिफ्लेक्ट्स लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाकिस्तान ब्लास्फेमी लॉज एज वेल एज द रिलीजियस सेंसिटिविटीज इन्वॉल्व टू द इशू। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान बीइंग अ प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी, वी आर वेरी माइंडफुल ऑफ आवर ह्यूमन राइट्स ऑब्लिगेशंस। इस सिलसिले में वी आर एंगेज्ड विद द UN ह्यूमन राइट्स मिशनरी। हम EU के साथ भी क्लोजली काम करते हैं। लेकिन क्विकली बीच में ये बताइएगा, चूँकि जब आपने कहा कि हमारी कामयाबी की स्टोरी कहानी है, हमारा बयानिया है, तो कमी कहाँ पे आई, क्यों हमारे बयानिए को नहीं सुना गया? इसमें मैं दो चीज़ों की बात करूँगा। एक तो गलत फहमियाँ होती हैं, जिस तरह मैंने ये कहा कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बहुत जगह ये बात की जाती है कि जी हमारे जो ब्लास्फेमी लॉज हैं ये डिस्क्रिमिनेटरी हैं। हालांकि इसमें पाकिस्तान में जिन लोगों को इसमें सज़ा हुई उसमें से मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है। फिर ये एक तासुर इसके बारे में पाया जाता है कि जी ये जो है वो कोई गैर इंसानी कवानीन है, जिसमें हालांकि उसमें प्रॉपर बिल्कुल नहीं, उसमें एक प्रॉपर रिव्यू का मैकेनिज्म मौजूद है जी, लीगल स्क्रूटनी उसकी होती है। अभी तक जितनी इसमें कन्विक्शंस हुई वो जब हायर कोर्ट्स में गए तो वो ओवरटर्न हो गई। इसी तरह अभी तक ऑफिशियल एग्जीक्यूशन एक भी इसमें नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें उसमें, मैं आपको मतीन साहब एक और जिक्र यहाँ पे करना चाहूँगा, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन अगेंस्ट पाकिस्तान। ये बड़ा अहम चीज़ है नाजरीन, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन पाकिस्तान के खिलाफ। इस हवाले से ज़ाहिद हफ़ीज़ चौधरी साहब बताइए कि ये डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन कौन चला रहा है
और हम इसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? जी, ये जब EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट आई, उसमें आपने ये देखा कि किस तरह क्लियरली बताया गया कि कुछ जाली थिंक टैंक्स क्रिएट किए गए हैं, कुछ जाली मीडिया आउटलेट्स क्रिएट की गई हैं, कुछ जाली स्कॉलर्स क्रिएट किए गए हैं, फेक आईडीज़ उनकी बनाई गई हैं, और उसका मकसद ये था कि पाकिस्तान के बारे में गलत फहमियाँ पैदा की जाएँ, पाकिस्तानी कवानीन के बारे में। और ये अनफॉर्चुनेटली ब्लास्फेमी लॉ भी उसी कैटेगरी में आता है, जिसमें कि ऐसे कवानीन जिनके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक हम ये समझते हैं कि साजिश का ये हिस्सा है। अब ये फरमाइए कि अब हम उसका मुकाबला कैसे कर रहे हैं? उसका मुकाबला करने के लिए हम ये समझते हैं कि जी हमारे लिए बेहतरीन रास्ता जो है वो एंगेजमेंट है। तो हम अपनी आने वाले दिनों में कुछ एंगेजमेंट देख रहे हैं? जी, हमारी मुसलसल उनके साथ, EU के साथ, और जितनी भी EU की ह्यूमन राइट्स मशीनरी है उसके साथ एंगेजमेंट है। मैं आपको बताऊं कि जी ह्यूमन राइट्स के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान में मारूजी हालात क्या हैं? क्या इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ? इसके साथ साथ मीडिया की आज़ादी की बात की गई कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों और मीडिया को ख़तरात हैं, इंसानी हकूक़ के हवाले से तशवीश, ये दो बड़े अहम इशूज़ हैं। हमेशा वेस्ट पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार और मीडिया की बात करता है, पहले मीडिया और फिर इंसानी हकूक़। जी, मैं सबसे पहले तो ये कि जी ह्यूमन राइट्स में देखें कौन सी चीज़ें, ह्यूमन राइट्स में पॉवर्टी एलिवेशन भी आती है। आपने हमारा अभी एहसास प्रोग्राम देखा, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। अभी आपने देखा कि कोविड के दौरान इतने मुश्किल इक्तिसादी हालात के बावजूद जिस तरह एक इकनॉमिक विंडो जो है वो उसे ओपन रखा गया, ताकि जो मोस्ट वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी हैं उन्हें इकनॉमिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। फिर दूसरी विमेन एम्पावरमेंट जो है ह्यूमन राइट्स में आती है, उसमें आपने ये देखा कि पाकिस्तान में विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो काम किया जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर, मतीन साहब इस वक्त 342 की हमारी जो नेशनल असेंबली है उसमें से 60 सीट्स आर रिजर्व फॉर विमेन। जो दुनिया के कई ममालिक की पार्लियामान में इतनी तादाद नहीं है जितनी पाकिस्तान में। अच्छा, फिर माइनॉरिटीज़ के हवाले से 10 सीट्स आर रिजर्व फॉर द माइनॉरिटीज़ ऑल्सो इन द हाउस ऑफ 342। तो इसी तरह माइनॉरिटी राइट्स के हवाले से फिर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इंश्योरिंग इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। तो ये सारी चीज़ें हम ये समझते हैं दे आर एट द हार्ट एंड एट द सेंटर ऑफ आर ह्यूमन राइट्स प्रियोरिटीज़। हुकूमत इसमें काम कर रही है और हमारी कमिटमेंट देखें, ये जो ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन हैं पाकिस्तान ने वॉलंटरीली साइन की है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारी एक कमिटमेंट है इंश्योर करना, और ये कमिटमेंट जो है वो पाकिस्तान की विजन का हिस्सा है कि माइनॉरिटीज़, हमारा पाकिस्तान का जो फ्लैग है उसमें वाइट कलर जो है वो सिंबलाइज करता है, माइनॉरिटीज़ की नुमाइंदगी करता है। तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है माइनॉरिटीज़ के राइट्स को, उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को। पाकिस्तान के नेशनल लॉज गारंटी करते हैं माइनॉरिटीज़ के इक्वल राइट्स को और उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को। तो जो ये प्रोपेगेंडा है, हम ये समझते हैं कि जहाँ तक देखें बात आई डेथ पेनल्टी की, सजाए मौत के ऊपर भी उन्होंने तशवीश का इजहार किया। उसमें मुतीन साहब ये है कि जो डेथ पेनल्टी है ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है और पाकिस्तान के नेशनल लॉज के मुताबिक है, यानी हमारे ये दस्तूर के भी मुताबिक है और हमारे नेशनल कवानीन के मुताबिक। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे जाहिद हफीज़ चौधरी साहब, तर्जुमान दफ्तर खारजा। प्रोग्राम दस्तक की टीम को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।